हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि बैंक स्टाफ की ये लड़की नक्श को किस तरह से ट्रीट करती है और जब नक्श के मुंह से 15 करोड़ रुपये सुनती है तो उसके चेहरे से पसीना कैसे निकलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अचानक से नक्श ने अपना सिर घुमाया और सेक्रेटरी नंदिता की तरफ सिर करते हुए बोला, तुम्हें कंपनी से जितना भी फंड चाहिए तुम ट्रांसफ़र कर सकती हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। ये बोलने के बाद नक्श पूरी तरह से अपनी जगह से उठा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। उसके बाद नक्श सीधा एसीबी बैंक के लिए निकल गया, क्योंकि सूरत शहर की इकोनॉमी पर आज गहरा असर पड़ा था। इसलिए सभी लोगों को अपनी सेविंग्स को लेकर काफ़ी चिंता थी और सभी अपना पैसा निकालने के लिए काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँच भी गए थे। ऑफिसर अवंतिका भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए नक्श के लिए क्यूरियस हो रही थी और सीधा कदम उसके वीआईपी काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी बैंक के एक स्टाफ मेंबर ने नक्श को रोक दिया। हेलो सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मुस्कुराती हुई इस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नक्श ने भी कहा। दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। नक्श के कपड़ों को देखकर उस लड़की को लगा कि ये कोई आम वर्कर है और एक वर्कर का वीआईपी एरिया में जाना रिस्पेक्टेड नहीं है। वो उस एरिया में जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी सर, ये हमारे बैंक का वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आपका आना किसी को भी अलाउड नहीं है। आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो आप दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर सकते हैं। उस लड़की ने कड़क अंदाज में कहा। ठीक है, तो मैं कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नक्श ने कहा। सर, अगर आपको ट्रांजेक्शन करने हैं तो आप नॉर्मल कस्टमर रूम में जाइए, जैसा कि मैंने कहा कि ये वीआईपी एरिया है, मुस्कुराती हुई उस लड़की ने कहा। उस लड़की ने मन ही मन सोचा, वीआईपी कस्टमर एरिया में वो लोग आते हैं जिनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होता है और ये हमारे बैंक के साथ क्या बिजनेस करेगा। इसे देखकर तो लग रहा है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1000 रुपये ही होंगे। क्या मैं कुछ पैसा ड्रॉ कर सकता हूँ? हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने कहा। आप हॉल में लगी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, इम्पेशेंट होते हुए उस लड़की ने भी कहा। वो लड़की नक्श के साथ अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उस लड़की की बात सुनकर नक्श पूरी तरह से चौंक गया। नक्श ने ऐसा ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उसने सोचा था कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन पता नहीं लोग उसे परेशान करने चले आते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं रहकर खड़े इंतजार करूँगा, अब तो ठीक है ना? गहरी सांस लेते हुए नक्श ने भी कहा। नो सर, ये वीआईपी एंट्रीज है, आपके यहाँ खड़े रहने से भी वीआईपी लोगों को कोई दिक्कत होगी, नफरत के साथ उस लड़की ने कहा। प्लीज आप मेरा समय बर्बाद ना करें और यहाँ से चले जाएं। उस लड़की की तेज और तीखी आवाज़ ने कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। ये आदमी ऐसी बैंक में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इतना गरीब है लेकिन फिर भी उसे वीआईपी एरिया में जाने की परमिशन दी जा रही है। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने एक बार फिर से उस लड़की से कहा, यह करने के लिए तुमने मुझे फोर्स किया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। इस बैंक से मुझे कोई भी बिजनेस करना ही नहीं था। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको भूल चुकी हूँ कि अगर आपको पैसा निकालना है तो लॉबी में बहुत सारी एटीएम मशीन है, आपका जितना मन करे उतना पूरा निकाल लीजिए। ये बोलते हुए इम्पेशेंट होते हुए लड़की ने कहा, अगर आपने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकलवाना होगा। मुझे आप प्लीज़ तंग मत कीजिए। मुझे अपने 15 करोड़ रुपये निकालने हैं, वो भी कैश। मुझे नहीं लगता कि आपके बैंक की एटीएम मशीन एक साथ में इतना रुपए बाहर निकाल कर दे सकती है। ये बोलने के बाद नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और उस ब्लैक कार्ड को उस लड़की के हाथ में थमा दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? ये लड़का कह रहा है कि उसे 15 करोड़ रुपए बाहर निकालने हैं और वो भी कैश। कसम से पागल है। अचानक से बैंक में मौजूद भीड़ ने नक्श का ध्यान सभी के लिए मजाक बनाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए उस ब्लैक कार्ड को देखा और उस कार्ड पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। वो लड़की उस ब्लैक कार्ड को फेंकने ही वाली थी कि तभी बैंक का मैनेजर वहां पहुंच गया और जब मैनेजर की नज़र उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो इतना ज़्यादा क्यूरियस नजर आया कि उसके दोनों हाथ पैर कांपने लगे थे। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुरंत ही मैनेजर उस लड़की के सामने आया और उस कड़क अंदाज में बोला, सर, ये आदमी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बोलने के बाद उस लड़की ने नक्श को नफरत की नज़रों से देखा। ब्लैक कार्ड को देखने के बाद मैनेजर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ों को इस बैंक में क्यों रखा है।
ये ब्लैक कार्ड है और पूरे सूरत शहर में ये किसी के भी पास भी नहीं है। जैसे ही मैनेजर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहाँ पर सभी मौजूद लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उनके मुंह से तोते उड़ गए। अपने मैनेजर की बात सुनकर उस लड़की के प्रेस ऑकवर्ड हो गए थे। सर, क्या आप सच कह रही हैं? आपने तो कार्ड भी चेक नहीं किया, उतरे हुए चेहरे के साथ उस लड़की ने कहा। नॉनसेंस, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो? बड़ा आई मुझे सिखाने वाली। ये बोलते हुए उस मैनेजर ने लड़की के हाथ से पकड़ लिया और नक्श की तरफ बढ़ने लगा। पूरी इज्जत के साथ उसने नक्श के कार्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। हेलो सर, मेरा नाम राजीव तोशिनीवाल है। मैं ही बैंक का मैनेजर हूँ और मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको सिर्फ ऑर्डर करना होगा और ये मेरा सौभाग्य होगा। राजीव ने पूरी कोशिश की और अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की। अंदर ही अंदर वह काफ़ी डर भी रहा था। राजीव को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 20 साल हो गए थे, लेकिन इससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी भी ब्लैक कार्ड को नहीं देखा था, सिर्फ इसके बारे में सुना था। सर, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस थोड़ा पैसा विड्रॉल करना है। और मुस्कुराते हुए नक्श ने उस लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं यहाँ खड़े रहने के लिए लायक हूँ या नहीं? ये सुनती उस लड़की का डेलिकेट शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था। उसके पैर इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि वो लगभग नक्श के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी। आई एम रियली सॉरी सर, नक्श के सामने झुकती हुई उस लड़की ने कहा। उसकी शक्ल देखने लायक थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब वो रो भी पड़ेगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ब्लैक कार्ड वाले क्लाइंट को हैंड करेगी। प्लीज़, इनकी गलती नहीं है और इन पर माइंड मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राजीव ने नक्श के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है और कितना विड्रॉ करना है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धीमी आवाज़ में नक्श ने कहा, ये काम इसे करने दो, ठीक है? पूरी इज्जत के साथ राजीव ने कहा। उसके बाद राजीव पीछे मुड़ा और उस लड़की को कड़क अंदाज में देखने लगा था और डांटते हुए बोला, अब यहाँ पर खड़ी क्या हो? जाओ, सर के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं करती? यस सर। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वो लड़की तुरंत ही पीछे मुड़ी और कैशियर की केबिन की तरफ बढ़ने लगी। सर प्लीज़, आप प्राइवेट रूम में बैठकर थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी इज्जत के साथ राजीव ने कहा। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का एटीट्यूड पहले से काफ़ी बदल भी गया था। सभी शॉक्ड थे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और नक्श प्राइवेट रूम में जाने के बाद आराम से सोफे पर बैठ गया और अपनी टांगें फैला ली। नक्श को कंपनी देने के लिए राजीव भी वहाँ मौजूद था, जो नक्श के लिए खास दार्जिलिंग चाय भी बना रहा था। थोड़ी ही देर में पसीने से भरी वो लड़की अपने दोनों हाथों में बैग लेकर प्राइवेट रूम में पहुंच गई और उसके कंधे पर भी एक बैग लटका हुआ था, जिस वजह से उसका शरीर का पोस्चर पूरा बिगड़ गया था। ये रहे आपके 15 करोड़ जो आपको चाहिए थे, डरते हुए उस लड़की ने कहा। अपनी गलती को याद करते हुए उस लड़की में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो नक्श से आंखें भी मिला सके। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। मुझे इतने पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से 50,000 निकालो और बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दो। दार्जिलिंग चाय का आनंद लेते हुए नक्श ने मैनेजर से कहा। जी सर। वो लड़की समझ गई थी कि ये सब नक्श ने किस पर्पज़ के लिए किया है, लेकिन अब कुछ भी बोलने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। उसे जो कुछ भी बोला गया था बस वो ईमानदारी के साथ करना चाहती थी। चाय का आनंद लेते हुए राजीव और उस लड़की ने नक्श एस्कॉर्ट किया और वो 50,000 रुपये लेकर प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया था। तभी ऑफिसर अवंतिका की नज़र नक्श पर पड़ी। नक्श, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो मुझे बैंक आने के लिए कहा था, भूल गई क्या? मैंने सोचा कि मैं बैंक में हूँ तो थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा कि नक्श VIP काउंटर से बाहर निकला है तो उसकी आंखों में अचानक से डाउट के बादल छा गए थे। लेकिन तुमने VIP काउंटर से पैसे विड्रॉ कैसे किए? अवंतिका ने नक्श की आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि अवंतिका भी बैंक से पैसे निकालने ही आई थी और वो भले ही पुलिस वाली थी, लेकिन उसका सारा काम तो ऑर्डिनरी काउंटर पर ही होता था। अवंतिका को भी अच्छे से याद था कि इस बैंक में भी VIP काउंटर का इस्तेमाल सिर्फ वही कस्टमर कर सकते हैं जिनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बैंक बैलेंस हो। तो क्या नक्श के पास करोड़ों रुपए हैं? अगर ऐसा है तो फिर नक्श किस एंगल से यूजलेस है? ऐसा ही कुछ दिमाग में अवंतिका के चल रहा था। शायद जब बैंक ने देखा होगा कि पैसे निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपने रूल्स हटा दिए होंगे। नाक रगड़ते हुए नक्श ने कहा, वैसे ही उन लोगों की तरह नहीं है जो मेरा मजाक बनाए।
अवंतिका तुरंत ही पीछे मुड़ी और समझ भी गई थी कि उसने नक्श क्या कहना चाह रहा है। उसका चेहरा एकाएक ऑकवर्ड हो गया था। नक्श, गलत मत समझो, अलंकार ने वो सब जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले कि अवंतिका आगे कुछ बोलती, नक्श ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा और रोका। छोड़ो, ये सब क्या शुरू हो गया है? तुमने ये सब डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं ना? तो चलो, क्यों ना हम किसी शांत जगह पर चलकर बात करें। उसी समय अचानक से बैंक का अलार्म बजा। भागो भागो, सभी भागो रे! ये सब क्या हो गया? अचानक से बैंक में जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही बैंक के दरवाजे पर कुछ काले कपड़ों में 5 लुटेरे खड़े हुए थे। उन सभी लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। बैंक के 4 सिक्योरिटी गार्ड उनके कब्जे में थे और तुरंत ही लुटेरे ने हवा में फायरिंग की और बोला, सभी शांत हो जाओ। अगर सभी लोग शांत रहोगे तो हम यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सभी लोग दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे फोल्ड करके रखें और चुपचाप जमीन के पास बैठ जाएं। लेकिन इससे पहले जिसके पास जो भी कीमती सामान हो, अपना सामान बाहर निकाल के रख दे। निडर होते हुए उन लुटेरों में से एक ने कहा और बोला, जो कहा है शांति से करो, वरना सभी को गोली मार दूंगा। लुटेरों के लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। इस सिचुएशन में वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड थे। हालांकि ऑफिसर अवंतिका के दिमाग में इंसाफ की चिंगारी दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे भी थे जो अवंतिका वहां पर कुछ भी नहीं कर सकती थी, और बैंक में इतने सारे लोग इनसेंट लोग भी थे कि उनको जान का नुकसान हो सकता था। ऐसे में कुछ भी करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए जैसे लुटेरे ने कहा, बिल्कुल वैसा ही अवंतिका ने किया और घुटने देखते हुए जमीन पर बैठ भी गई। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, दिन के उजाले में क्राइम करने चले आए। गुस्सा करते हुए अवंतिका ने कहा, अगर ये लोग रात को आते तो उन्हें लूटने में कुछ भी नहीं मिलता। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है और यहाँ पर इतना सीरियस कांड हो गया। अवंतिका ने चौंकते हुए नक्श से कहा, तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों जाकर ये सब होने से रोके। पागल हो गई हो क्या? ये लोग दिन में बैंक लूटने आए हैं, इसका मतलब है कि सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है। शायद बैंक के बाहर भी इनके कुछ लोग खड़े होंगे। और अवंतिका ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारे इनसेंट लोग हैं। अगर हमने लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। हमें अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। क्या होगा आगे? क्या नक्श और अवंतिका बैंक को लूटने से बचा पाएंगे, या फिर उन दोनों को फाइट करने का मौका मिलेगा, या फिर इस बार कोई गलती नक्श कर बैठेगा? क्या इसके अंजाम बुरे होने वाले थे? अगर फाइट हुई तो क्या नक्श की ताकत सभी को पीछे खदेड़ देगी, या फिर नक्श की ताकत अब कुछ भी काम आएगी ही नहीं? नक्श कब तक शेयर मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।